तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पिंकी आ चुकी हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन स्पेस में। और आज हम जो है हमारी जो एक्सरसाइज 10.2 है उसके 4th तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, 5th और उससे आगे करने वाले हैं और देखते हैं इसमें कैसे क्या है। देखो, आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे से जो है ना समझनी है तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी सीखना पड़ता है। जैसे 9th में 8th में और 7th में जो चीज़ें आ चुकी हैं वो चीज़ें भी आपको रिमेंबर करनी होंगी। तो मैं हर एक क्वेश्चन से पहले या फिर उसी के साथ साथ आपको कुछ बेसिक चीज़ें भी बताऊंगी जो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इन प्रश्नों को समझने में। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। देखो, एक प्रश्न दे रखा है 5th। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये हमने सिद्ध करना है। वृत्त पर अगर कोई स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु अगर इसको केंद्र से मिला दे तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता था। ठीक है, इट मीन्स ये दोनों क्या होते थे, परस्पर लंब होते थे। ठीक है, तो अब की बार इन्होंने कुछ चेंज करके बोला है। देखो, वैसे तो हमें पता है कि भी स्पर्श बिंदु पर यदि हम कोई लंब खींचते हैं तो वो केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात हमने सिद्ध करनी है। ठीक है, मान लिया जाए, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसमें हम ना कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से जो इसको शो करेंगे। देखो क्या होता है, पहले हम इसको ये मान लेते हैं कि भी ये है ना, जो मेरे पास P एक स्पर्श बिंदु है, P एक वृत्त जिसका केंद्र O है का स्पर्श बिंदु है, का एक स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरा देखो, ये मेरा इसका केंद्र O है और मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, मान लिया जाए, हम मान लिया कि P बिंदु पर लंब वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि भी जो हमारे पास यहाँ पे O डैश है, जो वृत्त यहाँ पे स्पर्श बिंदु पे जो मैंने एक लंब ड्रॉ किया है वो यहाँ से जाता है। कहाँ से जाता है? O डैश से जाता है। ठीक है, मैंने ये बात मान ली। ठीक है, क्योंकि इसको प्रूफ हम तभी तो करेंगे ना, तब हम ये चीज़ मानेंगे, फिर इसको ये दिखा देंगे भी ये बिंदु इसी के ऊपर लाई करता है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं संपाती है। ठीक है, तभी हम प्रूफ कर सकते हैं इसको। मान लिया P बिंदु पर लंब वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता। ठीक है, और यह O डैश से होकर जाता है, ये मैंने लिखा इतना। दूसरा देखो, अब ये मैंने इससे गुजार दिया। अब देखो, मैं यहाँ पे क्यों मान लेती हूँ, P क्यू एक स्पर्श रेखा है, P क्यू एक स्पर्श रेखा है। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा था कि भी मैंने स्पर्श बिंदु पे लंब ड्रॉ किया है। ठीक है, लंब खींचा है, तो यहाँ पे हमने लंब खींचा, O डैश P क्यू एक लंब है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कौन होगा, तो हम क्या बोल देंगे कि O डैश P क्यू कोण O डैश P क्यू एक क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। एक 90 डिग्री का कोण हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बोला था। देखो यहाँ पे क्या बोला था, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। ये हमने एक लंब खींच दिया O डैश वाला। ठीक है, O डैश से P वाला जो लंब खींच दिया, जो कि भी केंद्र से ना होकर O डैश से जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, समझ आ गया, इतना समझ आया है। आगे देखो फिर, अब देखो दूसरा हमारा क्या है, OPQ कोण OPQ। हमारे पास O क्या है, वृत्त का केंद्र है ना, वृत्त का केंद्र है। तो देखो, ये वृत्त का केंद्र है, O को मैंने P से मिलाया तो ये त्रिज्या हो गई ना। ठीक है, अब त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, वो परस्पर लंब होते हैं, हमने प्रमेय पढ़ा था। अच्छे, ये OPQ है, तो O डैश P Q ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि
स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच का कोण है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये 10.1 प्रमेय है। ठीक है, देख लेना जाके अगर नहीं समझ में आता है तो, नहीं तो मैंने जो हमारे 10.1 है उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि ये क्या प्रमेय होता है। ठीक है, अब देखो ये दो चीजें 90 की डिग्री की आगे जब इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है? ये राइट हैंड साइड वाले इक्वल है तो इसका क्या मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाले भी इक्वल होंगे। ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो ये भी तो इक्वल होंगे। इधर वाले को ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे ना। ओके, तो देखो इस तरह से मैं लिख देती हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। इक्वेशन भी बोल देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या आ जाता है मेरे पास? कोण O'PQ इक्वल टू कोण OPQ। ठीक है, समझ गए। अब ये मेरे को एक बात बताओ, जब दोनों का आधार सेम है, PQ है, देखो एक सिंपल सी बात समझना, ये रफ मैं आपको कुछ बता रही हूँ, कुछ आपके बेसिक से रिलेटेड है। अब मेरे पास यहाँ पे कोई एक रेखा है। ठीक है, वहाँ पे मैंने 60 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, ये बना दिया 60 डिग्री का। ठीक है, अब मैंने इसी आधार को मानकर, ठीक है, इसी को आधार मानकर मैंने एक दूसरा क्या बना दिया, 60 डिग्री का कोण बना दिया इसी बिंदु से। ठीक है, ये PQ है, मैंने दोबारा 60 डिग्री का बनाया। ठीक है, तो वो लाइन भी तो यहीं से जाएगी ना। ठीक है, अगर कोण सेम है, आधार सेम है, तो जो ये वाली रेखा होगी ना, ये संपाती होती है। ठीक है, क्या होती है? ये संपाती होती है। तो ये इसमें भी तो यही कंडीशन है कि PQ दोनों का सेम है, PQ दोनों का सेम है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी कि ये कोण इसके बराबर है, ये भी ये वाला कोण इसके बराबर है। ये संभव कब है? ये तभी तो संभव है जब O'P और OP संपाती होंगे। ठीक है, जब ये लाइन इसके ऊपर लाई करेगी तभी तो ये कोण बराबर होगा ना, तभी तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो इसलिए हम ये बात लिख देते हैं, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब क्या होगा, O'P OP और O'P संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। अब ये जब संपाती रेखाएं हैं तो हम क्या बोल देंगे कि O और O' एक ही बिंदु हैं। ठीक है, O व O' एक ही स्थान पर आते हैं। ठीक है, स्थान पर आते हैं। कितना सिंपल, देखो कितने सिंपल शब्दों में लिखा है। ठीक है, यानी कि अब हम ये बात बोल देंगे कि वर्त के स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है, क्योंकि O' ऊपर ही लाई कर गया ना। आ गया समझ? नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, फिर इससे वीडियो बना दूंगी। ओके, एक बात बताओ, देखो आप लोग आजकल है ना, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि मेरा फ्रेंड है वो तो नहीं पढ़ता, सिर्फ मैं पढ़ता हूँ। एक बात बता देती हूँ, जितने भी आज तक संसार में महान इंसान हुए ना, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि जब दुनिया खेलती रहती थी, दुनिया इधर उधर के कामों में लगी रहती थी, जो महान इंसान थे उस समय भी कुछ ना कुछ अपने इम्पोर्टेंट वर्क में लगे रहते थे, कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करने में लगे रहते थे, इसलिए वो महान हुए हैं। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, इवन सिंगल पॉइंट तक भी कुछ अचीव करना है, तो आप लोगों को भी मेहनत करनी होगी। ठीक है क्लास? ओके, देखो अब हम इसमें देखते हैं, एक बिंदु A से जो वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो ये मेरे पास एक वर्त है, ठीक है, और इसके एक बिंदु A है। ठीक है, ये मैंने बिंदु A मान लिया, ये वाला बिंदु A मान लिया, छोटा सा बना देती हूँ, इतना बड़ा बिंदु हो गया। A से जो वर्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है? ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वर्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वह इस बिंदु से, वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं ड्रॉ हो सकती है ना एक बिंदु से। मैंने यहाँ पे की एक ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये मैंने बना दी है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं और इन्होंने बोल रखा है वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वर्त की त्रिज्या क्या होगी? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, देखो ये वर्त है, वर्त का केंद्र तो वही मानते हैं
और ये मैंने स्पर्श रेखा मान ली, स्पर्श बिंदु मान लिया P। इसको हम ना भी देखें तो हमने तो सिर्फ यही तो निकालनी है, इसको भूल जाओ बेशक से, ठीक है। या फिर इस वाली को ड्रॉ कर लो और इस वाली को भूलोगे तो फिर ये वाली वो भी वही रहेगी। ये देखो वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं होती है ना, उनकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी वर्त पर एक स्पर्श रेखा और उस जो त्रिज्याएं हैं उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, इट मीन्स वो एक दूसरे पर लंब होती है। तो देखो ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है किसी भी त्रिभुज में, तो हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। और कोई भी दो साइड अगर हमारे पास हैं तो उनका यूज़ करके हम तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर मेरे पास जो भी है, ये भी है, ये भी है, कोई भी एक मिस होगी इसमें से, तो इसमें क्या होता है, इस वाली का जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ये बेस है, जो हमारे पास लंब है आधार है, इन दोनों के वर्गों का जोड़, ए मान लिया, ये बी मान लिया, सी मान लिया, तो ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर, इनके वर्गों का जोड़ इक्वल होगा इस कर्ण के स्क्वायर के, ठीक है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो यहाँ पे भी अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, तो इसमें भी हम यही करेंगे। जो ये सबसे बड़ी भुजा होती है ये हमारी क्या होती है, कर्ण कहलाती है, या फिर 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इस तरह से भी आप देख सकते हो। तो इसमें देखते हैं, देखो OPA एक समकोण त्रिभुज है, क्यों है, पहले लिखना पड़ेगा कोण P, OPA कोण OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंब होती है। स्पर्श रेखा व त्रिज्या परस्पर लंब होती है, परस्पर लंब होती है, ये मैंने लिखा। या फिर प्रमेय 10.1 भी आप लिख सकते हो सीधा ही। कोण OPA 90 डिग्री, और ये मेरे पास एक वर्त है जिसका केंद्र O है। ये चीज़ें लिखा करो, एक वर्त जिसका केंद्र O है, ठीक है। इस पर मैंने एक स्पर्श रेखा PA बनाई, देखो मैं लिख देती हूँ। एक वृत्त जिसका केंद्र O है के बाह्य बिंदु ये बाह्य बिंदु है ना, ये वाला इस वृत्त से बाहर ही है ना, बाह्य बिंदु A से एक स्पर्श रेखा PA खींची है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, खींची, ये मैंने खींच ली। और OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है, दिया है, क्या है ये दिया है। वो इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, तो वही याद रह जाता है, गिवन है। अब देखो OP क्या हो जाएगी, वर्त की त्रिज्या हो जाएगी, वर्त की त्रिज्या है ये, और यही हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये हमने ज्ञात करनी है, इतना सा लिखना है। अब देखो OPA, अब ये 90 डिग्री का हो गया, तो हम क्या कह देंगे, OPA एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज OPA एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अब देखो अगर ये समकोण त्रिभुज है, इसीलिए ही हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर ठीक है, इसका हमने प्रयोग किया, तो इसमें क्या करेंगे हम, OP जमा में PA, OP का स्क्वायर प्लस में PA का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OA के स्क्वायर के, ठीक है। देखो अब ये कहोगे कि ये यहाँ पे क्यों नहीं आया, तो जो ये 90 डिग्री का कोण होता है ना, जो उसके सामने वाली भुजा होती है वो एक तरफ रहती है, ठीक है। इन दो छोटी वालियों का जोड़, स्क्वायर का जोड़ इस बड़ी वाली के इक्वल आता है, ठीक है, दो छोटे वाली, ठीक है, ये छोटी, ये सबसे बड़ी, ठीक है, ये कर्ण है, क्या है, ये कर्ण है, ठीक है। OP मेरे पास है ही नहीं, OP का स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया।
पी ए क्या है, पी ए मेरे पास 4 है, गिवन था ये 4 सेंटीमीटर है मेरे पास। ओ ए 5 सेंटीमीटर है, ये 5 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना पी ए का, पी ए का स्क्वायर है ना, ठीक है। समझा करो बात को। देखो ओ पी का स्क्वायर 4 की 2 बार गुना, 4 चौके 16, 5 पचे 25। कभी ऐसा मत कर देना कि 5 की 2 से गुना कर दो, 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर है ये, समझ लो। कभी एग्जाम में गलत करके आओ, 4 चौके 16, 5 पचे 25, क्योंकि मैं देखती हूँ बच्चे ऐसे कर देते हैं। आप ये कहोगे हम तो नहीं करते, लेकिन मैं आपको तो नहीं बोल रही, जो करते हैं उन्हीं को बोल रही हूँ ना। 25 में से 16 गए तो क्या रहता है, 9 रहता है, 9 लिखा मैंने। तो देखो ये स्क्वायर है ना, ये इधर जाएगा, ओ पी का इधर जाएगा, √ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 × 3। ये इसके पास क्या होती है, एक शक्ति होती है, एक पावर होती है कि मैं 2 में से 1 को बाहर जाने दूंगा। इनका पेयर बना, 2 में से 1 ही बाहर आ सकता है, तो ये 3 इसका आंसर आ गए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं यहाँ से OP का स्क्वायर = 9, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बता देती हूँ, ठीक है सबके लिए। OP का स्क्वायर = 9 है, ये 9 है, इसको क्या लिख सकते हो, OP का स्क्वायर = इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 की 2 बार गुना करते हैं तभी तो मेरे पास क्या आता है, ये 9 आता है ना, तो 3 की स्क्वायर 2 लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो OP की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। देखो OP ही तो हमने फाइंड आउट करनी थी, है ना, क्योंकि OP ही तो वृत्त की त्रिज्या थी। तो हम लिख देंगे इस वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ओके, इतना। तो चलिए अब हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 10.2 एक्सरसाइज क्लास 10th मैथ। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्या है। 2 सकेंद्री वृत्त। पहले तो मेरे को एक बात बताओ तुम कि सकेंद्री वृत्त का मतलब समझते हो, सकेंद्र, सै का मतलब एक ही साथ है, जिन 2 वृत्तों का केंद्र। मेरे को एक बात बताओ, जैसे ये वृत्त है और ये वृत्त है, क्या इन दोनों का केंद्र एक ही है? नहीं है ना, इसका ये अलग केंद्र, इसका अलग केंद्र। तो सकेंद्री कहने का क्या मतलब है कि मान लिया जाए कि मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मैं कुछ कांस्टेंट रेडियस लेकर इस तरह से एक वृत्त ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, ठीक है, एक इस तरह से मैंने वृत्त बनाया, ठीक है। और सकेंद्री का मतलब इसी वृत्त को केंद्र मानकर मैं एक दूसरा बड़े वाला जो है ना वृत्त ड्रॉ कर देती हूँ इसी के पास, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इतना सुंदर नहीं बनाएंगे, ठीक है, आ गया ना समझ में। इसका O बिंदु है तो इस वाले का भी तो जो सेंटर पॉइंट वही है केंद्र। तो 2 सकेंद्री वृत्त हो गए, उनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इस वाले की 5 मान के इस वाले की मैं 3 मान सकती हूँ? नहीं मान सकती ना, क्योंकि 5 बड़ा होता है 3 से, तो 5 हम इसका मानेंगे ना। इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या मानूंगी मैं? 5 मानूंगी इस बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की क्या मानूंगी? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त का तो स्पर्श करे और बड़े वृत्त की क्या हो, वो जीवा हो, ठीक है। ये मेरे को इनका क्या है ना प्रूफ करना है, मतलब ये बात प्रूफ नहीं करनी, इसके मान जो है ना वो लेके आना, क्या आएगा, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस स्पर्श बिंदु पे जहाँ पे स्पर्श करती है ये रेखा, अगर मैं यहाँ पे एक लंब ड्रॉ कर दूँ तो ये त्रिज्या ही तो है ना, इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। अब ये बड़े वृत्त की क्या है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको यहाँ पे मिला दूँ तो भी तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या ही रहेगी, क्या कुछ और हो जाएगी? अरे केंद्र से वृत्त पर रेखा को मिला दे तो वृत्त की त्रिज्या तो ये होगी 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये वाली मैंने यहाँ से इरेज कर दी, ठीक है। और अब मैं किसकी लंबाई निकालूंगी, इस रेखा की। तो हम इसका पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने M को स्पर्श बिंदु मान लिया, P Q मेरे पास क्या है, एक जीवा है, ये Q है, भी बड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पे Q है, ठीक है। तो M क्या है, M छोटे वृत्त का स्पर्श बिंदु है। M पहले दो सकेंद्री वृत्त, 2 सकेंद्री वृत्त जिनका केंद्र O है, जिनका केंद्र O है, इन दोनों का केंद्र O है ना, O है।
अब यहाँ पे मैंने क्या ली, ओ एम 3 सेंटीमीटर, उनको समझ में आता है। ओ पी क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिख सकते हैं यहाँ पे ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, प्रश्नानुसार होता है ATQ का मतलब, ठीक है। ये हो गया। अब हमने MP की तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमने तो पूरे की निकालनी है ना। QP वृत्त, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्या ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, ये इक्वल है QP, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा इक्वल है ये किसके, QP बड़े वृत्त की जीवा के, ठीक है। ये बड़े वृत्त की जीवा ही तो है, बड़े वृत्त की जीवा, और यही हमने क्या करना है, यही तो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो जितना ये है मेरे पास उतना ही तो ये आने वाला है, जितनी ये होगी उसका डबल कर देंगे तो कंप्लीट आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। मेरे पास ये 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, इसमें भी दोनों में 3 है, तो जितनी आएगी वही तो ये आएगी ना, ठीक है। पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं MP को, ठीक है। पहले MP देखते हैं कैसे क्या आएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना है, OMP कोण OMP विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती हैं। ये मैंने लिखा, ठीक है, ये लिख दिया, ये परस्पर लंब होगी। तो जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है ये, तो OMP एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या आएगा मेरे पास, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का जोड़ एक बड़ी भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। बड़ी भुजा कौन सी, जो इसको इस 90 डिग्री के कोण के सामने वाली होती है। तो OP का स्क्वायर इक्वल आएगा, ये बड़ी भुजा है ना, इस कोण के 2 संगत भुजाएं OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर के, ठीक है। यही तो है ना। तो मैंने निकालना क्या है, मैंने MP निकालना है, MP। तो क्या मैं इसको ये OP इधर लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन 2 के वर्गों का जोड़ इक्वल टू इस बड़े वाले के OM तो नहीं है मेरे पास, OM का स्क्वायर मैंने ऐसे कैसा लिख दिया, MP। क्यों लिख दिया, ये क्यों लिख दिया, क्योंकि है ही नहीं MP, OM तो था, सॉरी OM क्या लिख देंगे हम, 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, MP है ही नहीं, OP 5 का स्क्वायर है ना, ये यहाँ पे स्क्वायर है ना। तो ये देखो मैंने लिखा 5 का स्क्वायर 25 आया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आया, और MP का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और MP इज इक्वल आ जाएगा 25 में से 9 गया 16, तो MP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। कैसी आई ये, MP का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तब, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, MP को 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, और यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो MP की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो ये आ गई 4। लेकिन क्या हमने MP निकालना था, नहीं, हमने तो MP नहीं निकालना था, हमने तो ये निकालना था, ठीक है। अब ये देखो OMP क्या है, ये सर्वांगसम त्रिभुज है। क्यों है सर्वांगसम त्रिभुज, क्योंकि देखो त्रिभुज OQM व त्रिभुज OMP में, इसमें देखेंगे OQ इक्वल हो जाएगा OP के, दोनों क्या है, प्रत्येक 5 डिग्री ईच, प्रत्येक 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है दोनों। ये क्या है, OM इज इक्वल टू OM, दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है ना, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। और ये क्या है, ये दोनों में क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया OMQ कोण OMQ
इक्वल है OMP के, कौन, OMP के, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ये देखो RHS के नियम से प्रूफ हो गया ना। देखो RHS का क्या नियम है, RHS का आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब भी हो सकते हैं जबकि भाई एक त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री का कोण दोनों में इक्वल हो, दूसरा उनकी कर्ण भी इक्वल हो। ठीक है, कर्ण भी इक्वल हो, प्लस इनमें से कोई एक भुजा इक्वल हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं RHS का। R बोले तो क्या, R का मीन्स राइट एंगल, ओके राइट एंगल। H का मीन्स हाइपोटेंस, हाइपोटेंस ये हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, समकोण कर्ण भुजा का नियम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, समकोण कर्ण भुजा वाले नियम से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट हो गया ये वाला त्रिभुज इसके। ठीक है, त्रिभुज OQM सर्वांगसम हो गया हमारे पास कौन से के, OMP के, इस त्रिभुज के। ठीक है, कौन से नियम से, RHS या फिर समकोण कर्ण भुजा नियम। ओके, ठीक है, इस नियम से मेरे पास क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब ये मैंने क्यों सिद्ध किया ये सर्वांगसम, क्योंकि मैंने इसलिए सिद्ध किया है, देखो एक बात बताओ मेरे को, ये जब ये इसके सर्वांगसम है तो ये 4 सेंटीमीटर आएगी, तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी ना, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम सीधा लिख देंगे MP बराबर होगा QM के। ठीक है, QM के कौन से नियम से, बाय CPCT, क्यों, CPCT क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, इससे तो हम क्या लिख देंगे, QP बराबर हो जाएगा 4 जमा में 4 बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। यही तो निकालना था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। देखो मेरे पास क्या था, ये मेरे पास एक वृत्त दे रखा था, छोटा वृत्त था, 2 सकेंद्रीय वृत्त थे, यानी कि उनका केंद्र एक ही था। हमने दिखाना था कि बड़े वृत्त की जीवा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करके हुए जाती है, उस जीवा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया अभी इसको कि QM यहाँ पे मैंने स्पर्श करवा दी, तो इसकी त्रिज्या 3 थी तो 3 लिख दिया, ये वाली 5 थी तो 5 लिख दिया। ठीक है, और इस तरह से मैंने इसकी वैल्यू जो है ना पाइथागोरस प्रमेय से निकाली इस वाले की। MP 4 आ गया, तो ये इसके कॉन्ग्रेंट है, ये 4 है तो ये भी 4 है, तो 4 में 4 जोड़ दिया, 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत ही इजी जो है ना ये क्वेश्चन था, और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको करके आना। देखते हैं अपना नेक्स्ट सम। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे हर एक नेक्स्ट वीडियो जो कि आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 और कौन सी प्रश्नावली का 10.2 का। अब देखते हैं 10.2 में 8वें सम में क्या बोल रखा है। इतने आसान मेथड से करवाने वाली हूँ कि आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो कैसे क्या है कि हमारे पास एक वृत्त के परिगत का मतलब होता है चारों तरफ, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया गया है ABCD। ओके, दूसरा बोला है कि सिद्ध कीजिए कि AB + CD इक्वल होगा AD और BC के। ABCD का एडिशन, इन दोनों का जोड़, इन दोनों की जो लंबाई है, दोनों की जोड़ की जो लंबाई है वो इन दोनों की लंबाई के बराबर आएगी। ये हमने सिद्ध करना है। देखो इन्होंने ये बात बोली नहीं है कि इनके स्पर्श बिंदु है, लेकिन इन्होंने जो फिगर बनाई है उसमें दिखा रखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था देखिए आकृति दिस। ठीक है, ये वाली आकृति देखो, इसमें देखो ABCD क्या है, मेरे पास एक वृत्त के परिगत बना हुआ क्या है, चतुर्भुज, जो कि इसको 4 बिंदुओं PQRS पर क्या करता है, स्पर्श करता है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, स्पर्श बिंदु हो जाएंगे ना। PQRS इसके स्पर्श बिंदु है, और इस तरह से हमने ये इसका मान लिया केंद्र। ठीक है, अब हमने, आप लोगों को पता ही है कि हम जो 10.2 पर में पढ़ा था, 10.2 पर में पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु है, उस बाह्य बिंदु से जब भी हम वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा बनाते हैं, कोई भी 2 या 1 भी बनाते हैं, तो दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो देखो कैसे क्या है, उसका क्या मतलब है कि एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर जो मैंने ये 2 रेखाएं बनाई, 2 स्पर्श रेखाएं बनाई, तो दोनों की लंबाई इक्वल आनी है। ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 100 है तो ये 100, ये वाली भी 100 है, 100 आई मीन। ओके, तो ये वाला हमने
ये इस प्रमेय का यूज करके इस सम फॉर्मूले को करेंगे। देखो हमने क्या करना है, ए बी और डी सी का एडिशन दिखाना है इन दोनों के। तो हम एक तरफ इन वालों को जोड़ते जाएंगे ना, तो इसमें हम क्या कर लेते, तो थोड़ा सा टिक कर लेते हैं। इन वालों को हमने एक तरफ रखना है कैसे भी करके, ठीक है। इन चीज़ों को हमने एक तरफ रखना है एज कम्पेयर टू इन वाले के, ठीक है, क्योंकि इस तरफ यही वाली है। ये आपने टिक करके थोड़ा सा आपको इजी लगेगा सम। देखो क्या है, ये P बिंदु मान लेते हैं, ये कौन सा B बिंदु। पहले तो ये चीजें लिखनी है कि भी वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है के चारों तरफ एक चतुर्भुज ए बी सी डी इस प्रकार बना हुआ है, इस प्रकार बना है कि यह वृत्त को चार बिंदुओं पर स्पर्श करता है। देखो P Q R S इस पर स्पर्श करता है ना, तो क्या लिखेंगे, ये वृत्त को चार बिंदुओं P Q R S पर स्पर्श करता है, ठीक है। अब देखो एक सीधी सी बात बताना मेरे को, अगर जो ये वृत्त का बाह्य बिंदु है, ठीक है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। तो P B क्या स्पर्श रेखाएं है ना, ठीक है। तो मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ पे, P B इक्वल होगी किसके, B Q के। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। ये हमने लिखा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, BP बराबर B क्यों, मैंने कहा था ना ये हम एक ही तरफ रखेंगे। इसी प्रकार जैसे ये हुआ ना, इसी प्रकार का साइन लगाएंगे और BP बराबर B क्यों है, इसी तरह से AP बराबर क्या हो जाएगा, AS की हो जाएगा। AP बराबर किसके हो जाएगा, AS के। ऐसे ही क्या हो जाएगा, DR बराबर हो जाएगा ना DS के। क्यों, क्योंकि ये DS और DR बिंदु D से दो स्पर्श रेखाएं ही तो है, तो DR बराबर हो जाएगा, DR के हो जाएगा DS के। देखो ये मैंने इधर लिखे, ये 1 2 3 ये चीज़ें एक ही साइड लिखनी है। देखो मैं एक ही तरफ लिख रही हूँ, ठीक है। DR बराबर हो गया DS के, DR बराबर हो गया DS के। ऐसे ये वाला हो जाएगा RC इक्वल हो जाएगा CQ के, ठीक है। इसी प्रकार RC इक्वल हो जाएगा CQ के, ठीक है। अब इन चारों को हम ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4, 1 2 3 4 को जोड़ने पर हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको इरेज कर दूँ क्या ऊपर से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, ठीक है। फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से, प्लीज़ एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, कर दो इरेज, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है क्योंकि उधर तो वही बन गई है ना। ये देखो 1 2 3 4 को जोड़ने पर 1 2 3 4 को जोड़ने पर, इनको जोड़ने पर क्या आएगा मेरे पास, जोड़ने पर देखो इनको जोड़ेंगे तो PB प्लस AP प्लस DR प्लस RC इक्वल हो जाएगा, ये इधर लिखे हैं तो ये वाले उधर लिखेंगे, BQ प्लस AS प्लस DS प्लस CQ, ठीक है, CQ। देखो BP क्या बोल रही हूँ, BP में AP जोड़ो तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा ना कंप्लीट। यहाँ पे मैंने ऐसे लगाया, ठीक है। अगले स्टेप में लगा लेती हूँ
पी बी प्लस ए पी, यहाँ पे मैंने ऐसे लगाया ताकि ये अलग से शो हो जाए। डी आर पे मेरे को क्या जोड़ना, आर सी जोड़ना, ऐसे लगा दिया। यहाँ पे बी क्यू, क्या मैं बी क्यू में क्या मैं ए एस जोड़ सकती हूँ? ए एस ये कहाँ पे क्या जोड़ सकती हूँ? नहीं जोड़ सकती ना। बी क्यू में तो मैं क्यू सी जोड़ सकती हूँ, देखो ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख देती हूँ, बी क्यू जमा में सी क्यू, ठीक है। इनको मैंने ऐसे लिखा, ऐसे ही इनको लिख देंगे, ए एस प्लस में डी एस, ठीक है। बहुत इजी मेथड से करा रही हूँ, इससे इजी कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। कंफ्यूज करके रख देंगे आप लोगों को। बी क्यू सी क्यू, ए पी में भी पी जोड़ा मैंने, इसमें ये जोड़ा तो ए बी हो जाएगा पूरा। इसकी जगह पे मैंने लिख दिया ए बी प्लस आर सी में डी आर में आर सी जोड़ा मैंने, डी आर में आर सी जोड़ा तो क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी सी इक्वल हो जाएगा बी क्यू में सी क्यू। बी क्यू सी क्यू जोड़ेंगे तो सी बी, ठीक है। ऐसे हो जाएगा सी बी प्लस ए एस और डी एस, ए एस और डी एस ए डी हो जाएगा। यही तो हमने सिद्ध करना था कि इन दोनों का एडिशन इक्वल होता है इन दोनों के एडिशन के, ठीक है, इन दोनों के जोड़ के। तो वही तो मैंने दिखाया, इन दोनों का योग है इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। यही तो लिखा हुआ है। ए बी सी डी डी सी एक ही बात है, ठीक है। कभी ये कहो कि उसमें तो सी डी है, यहाँ पे डी सी। समझ ही नहीं रहे मैं क्या कह रही हूँ। ये कोई रेखा है, या तो मैं इसको डी सी पढ़ूँ या इसको सी डी पढ़ूँ, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो ऐसे ही है, और सी बी और ए डी, ठीक है। यही मैंने प्रूफ करना था। दैट्स प्रूफ इति सिद्धम। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे लिखा करो इति सिद्धम। जब यहाँ पे कहे ना सिद्ध करो तो यहाँ पे लिखो इति सिद्धम।